नमस्कार साथियों स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि साथियों हम लोग जानते हैं कि अपने सफल बैच में रीजनिंग की क्लास नंबर 5 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और ये आपकी क्लास नंबर 6 है। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 6 आपके टाइप कंप्लीट कर लिए हैं और ये अपना टाइप नंबर 7 यानी कि टाइप नंबर 7 इलॉजिकल पैटर्न है ना। तो टाइप नंबर 7 को आज हम लोग कवर करेंगे और इसके आगे भी 1-2 टाइप हैं इसके, उन सभी को कवर करते हुए आज हम इस लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए भाई देखते हैं कि टाइप नंबर 7 इलॉजिकल पैटर्न में सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले सवाल नंबर 38 यानी कि 37 सवाल हम लोग पिछले सभी टाइप को मिला के कंप्लीट कर चुके हैं और ये सवाल नंबर 38 है अपना। तो सवाल नंबर 38 क्या कह रहा है, आप ज़रा इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले आप ये ध्यान रखना कि अपना टाइप जो चल रहा है वो इलॉजिकल पैटर्न पे है, यानी कि यहाँ पर जो पैटर्न बनेगा वो इलॉजिकल होगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिए। तो क्या है ज़रा पैटर्न को समझते हैं। सबसे पहले सवाल में कह रहा है यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में TSAE क्या दिया गया भाई, TSAE को क्या लिखा जाता है, TSEW लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में HTRON को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए भाई देखते हैं ज़रा कि इन्होंने TSAE को कैसे लिखा है। यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि TSAE क्या कहना चाहते हैं कि TSAE को इन्होंने लिखा है TSEW। फिर हमसे ये पूछ किसका रहे हैं, हमसे ये पूछ रहे हैं कि HTRON को क्या लिखा जाएगा। देखिए साथी, इस तरीके का सवाल ये है कि आपको एक शब्द दिया है और उस शब्द को कुछ इन्होंने लिखा है और आपको फिर दूसरा शब्द दिया और आपसे पूछ रहे हैं कि इस शब्द को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए ज़रा चेक करते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखो, इसमें आप ये बात ध्यान में रख के चल ही रहे हैं कि ये इलॉजिकल पैटर्न है। अगर ये पैटर्न इलॉजिकल है तो यहाँ पर कोई वो वाला लॉजिक तो नहीं लगेगा जो आप सोच रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ जोड़ दें, कुछ ना कुछ घटा दें, विपरीत कर लें। वो सारे पैटर्न यहाँ पे नहीं लगते हैं। और ये पैटर्न जो होता है ये हमें लास्ट में पेपर में चेक करना रहता है। अगर हम कुछ भी जोड़ के चेक करते हैं, कुछ भी घटा के चेक करते हैं, अपोजिट फेज चेक करते हैं और जब सारी कंडीशंस बनती हुई नहीं नज़र आती हैं तो फिर हमें सोचना होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ इलॉजिकल पैटर्न बन रहा हो। तो बिल्कुल ये उसी तरीके का है और इसके सवाल प्रीवियस ईयर में देखे गए हैं, इसलिए हमने इसको भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो जरा देखते हैं कि किस तरीके से इस सवाल को इन्होंने बनाया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि TSAE। अब आप ध्यान से सोचो कि TSAE लिखा है यहाँ लिखा है TSEW। चलिए हम आपको इसका लॉजिक बताते हैं तो आपको आइडिया लगेगा क्या कि यहाँ पर जो शब्द है TSAE, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस TSAE को रिवर्स लिखने पर आप कुछ बना पाओगे। क्या बना पाओगे भाई, रिवर्स लिख के चेक कर लो। EAST क्या लगता है आपको, ये कुछ मीनिंगफुल वर्ड बन गया क्या? अब आप कहेंगे सर बिल्कुल बन गया। पहले जो लिखा था वो क्या था, TSAE, लेकिन जैसे ही आपने इसको रिवर्स करा आपको ये एक मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है और जिसको हम लोग पढ़ेंगे क्या, ईस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई, ईस्ट पढ़ेंगे। अब आप कहेंगे सर तो फिर क्या इसको भी रिवर्स करना होगा? तो बिल्कुल इसको भी रिवर्स करके चेक कर लेते हैं। TSEW, इसको अगर आप रिवर्स करोगे तो आप देख पा रहे हो WEST। क्या समझ में कुछ आने लगा आपको? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आने लगा कि ये ईस्ट लिखा है और बराबर में क्या लिखा है, वेस्ट लिखा है। यानी कि ये जो दो साइड, ये जो दो आपकी साइड यानी कि दिशाएं हैं, एक आपकी ईस्ट है और दूसरी कौन सी है, वेस्ट है। और दोनों ही आपकी दिशाएं जो हैं वो कैसी हैं, अपोजिट हैं। कैसी हैं, अपोजिट। तो फिर आप चेक करो ज़रा कि यहाँ पर जो लिखी है क्या वो भी कोई दिशा है या कोई और वहाँ पर कोई शब्द यूज करा गया है। तो देखते हैं भाई, इसको सबसे पहले आप रिवर्स कर लो। रिवर्स करोगे तो क्या लिखोगे, NORT
TH। बिल्कुल, अब आप देख सकते हो कि ये भी एक दिशा बन गई। कौन सी दिशा है भाई? ये भी एक दिशा है। कौन सी? नॉर्थ है। अगर इधर नॉर्थ है तो अब आप लोग जल्दी जल्दी में करेंगे कि सर इसका मतलब इसका आंसर जो है वो साउथ हो जाएगा। लेकिन भाई साउथ हो जाएगा, लेकिन साउथ ऐसे नहीं हो जाएगा जैसे आपने लिखा है साउथ। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्होंने हमें नॉर्थ नहीं दिया था, इन्होंने हमें इसका रिवर्स दिया था। तो हमें भी आंसर में साउथ नहीं देना है, साउथ का क्या देना है? रिवर्स देना है। तो इसके वर्ड को, इसके अल्फ़ाबेट को रिवर्स कर लेते हैं। रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा भाई? देखते हैं ज़रा क्या बनता है। रिवर्स करने से H पहले आएगा, T बाद में आएगा, फिर U आएगा, फिर O आएगा और फिर S आएगा। और इस तरीके से HTUOS, HTUOS, और आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको? समझ पा रहे बातों को कि किस तरीके से पैटर्न जो है वो अपना इलॉजिकल वाला होता है, जहाँ पर आपको कोई भी वैसा लॉजिक नहीं लगाना है, अपोजिट नहीं करने हैं, कुछ जोड़ना नहीं है, किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना है, घटाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन आपको सोचना है कि कहीं यहाँ पर यूज होने वाले वर्ड जो हैं वो कोई हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए तो नहीं है, कोई कहीं ना कहीं इस तरीके से ऐसे कोई शब्द तो नहीं है जिन्हें हम जानते हैं उनको लेकिन आगे पीछे लिख दिया गया हो। तो ये आपको तब चेक करना है परीक्षा में जब आप सारे पैटर्न लगा दो, लेकिन जब कोई भी पैटर्न ना लगे तो लास्ट में आप इसको भी चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 39 क्या कह रहा है? आप देख सकते हैं कि यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में YLEAR को TELA लिखा गया है। अब आप लोग दिमाग लगा पाएंगे और बिल्कुल आप लगाएंगे इसमें दिमाग कि क्या इन्होंने लिखा है। YLEAR को क्या लिखा है? TELA लिखा है। क्या लिखा भाई? TELA। और आपसे पूछा है कि DLCO को क्या लिखा जाएगा? DLCO को क्या लिखा जाएगा? तो ज़रा दिमाग लगाओ भाई। अभी आपने जैसे दिमाग लगाया कि ईस्ट को वेस्ट लिखा गया, नॉर्थ को साउथ लिखा गया, वैसे ही दिमाग यहाँ पे भी लगाओगे अगर आप, तो आप ज़रूर यहाँ पर पता कर पाओगे कि क्या लिखा है। तो ज़रा लगाते हैं दिमाग कि YLEAR, अगर सर इसमें हम इन 3 अल्फ़ाबेट को EAR को उठा के रिवर्स कर दें तो क्या बनेगा? तो ज़रा देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऐसा करो, इसको कोल्ड को हटा दो, पहले इसी को देख लेते हैं। EAR को अगर आप उठा के EAR को उठा के आप पहले लाओगे, ऐसा कर लो, EAR को उठा के कहाँ ले आओ? EAR को उठा के आप पहले ले आओ, यहाँ से उठाओ और इसको पहले ले आओ फर्स्ट पोजीशन पर, EAR को उठा के। बिल्कुल, इनको उठा के फर्स्ट पोजीशन पे लाओ तो EAR। अब जो तुम्हारे बचा कौन सा? YL को आप पहले YL लिखा है, YL को आप रिवर्स कर दो, यहाँ से क्या कर दो? रिवर्स करोगे तो YL का कर दो क्या? LY। तो क्या ये एक मीनिंगफुल वर्ड बनता हुआ नज़र आ रहा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल बनता हुआ नज़र आ रहा है। क्या लिखा है ये सर लिखा है अर्ली, EARLY। अर्ली का मतलब क्या होता है? अर्ली का मतलब दोस्तों होता है जल्दी। अच्छा, अगर ये जल्दी है तो क्या आगे कुछ समझ में आ रहा है? आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये आप LA को पकड़िए और पहले ले आइए, LA और फिर ये क्या लिखा है? LATE, यानी कि ये क्या है? लेट। अर्ली का क्या कर दिया इन्होंने? अर्ली का लेट कर दिया है। अर्ली माने जल्दी और लेट माने देर। इसी तरीके से यानी कि यहाँ पे दोनों अल्फ़ाबेट, दोनों शब्द जो हैं वो कैसे हैं? अपोजिट हैं। अगर यहाँ पे दोनों शब्द अपोजिट हैं तो आगे भी दोनों शब्द कैसे होने चाहिए? बिल्कुल दोनों शब्द अपोजिट होने चाहिए। इसको बनाओ पहले भाई। क्या लिखा है ये लिखा है DLCO। क्या लिखा है? DLC को अगर आप पकड़ के देखोगे कि यहाँ से इसको उठाओ और यहाँ रख दो तो ये क्या बन जाएगा भाई? ये बन जाएगा आपका CO। ये हो जाएगा CO। और ये जो DL लिखा है, DL को आप उठा के यहाँ रख दो तो ये बन जाएगा LD। ये क्या हो गया भाई? ये हो गया अपना, ये अपना हो गया अपना कोल्ड का क्या हो जाएगा भाई? कोल्ड का जैसे अर्ली का जो आपका
अर्ली का जो आप कह सकते हो कि लेट था, तो उसी तरीके से कोल्ड का क्या हो जाएगा, कोल्ड का भाई हो जाएगा हॉट। तो हॉट के लिए आप बनाओगे तो पहले तो आप सीधे सीधे मीनिंगफुल वर्ड लिख लो हॉट, HOT। अब आपको सीधे आंसर हॉट नहीं देना है, अब आपको इसका रिवर्स करके लिखना है। और रिवर्स कैसे, जैसे इन्होंने दो दो अल्फ़ाबेट को कन्वर्ट करा था, आप भी इसको कन्वर्ट करो और कन्वर्ट करके लिखो, फिर देखो क्या आता है। तो आप कहोगे सर पहले इन दोनों को पकड़ेंगे, इन दोनों को पकड़ेंगे और इनको रिवर्स कराएंगे। तो ठीक है भाई, कराओ इनको रिवर्स। तो रिवर्स कराओगे तो क्या आएगा, इनको रिवर्स कराओगे तो आएगा टी। अच्छा, इसमें 3 अल्फ़ाबेट हैं तो ऑप्शन भी चेक करते चलो। ऑप्शन चेक कराओगे तो इसमें है THE, ये तो गलती हो गया। HOW ये भी गलत हो गया। DLC ये भी गलत हो गया। तो कौन सा भाई सही हो गया, ये अपना सही हो गया THO, ये अपना इसका आंसर सही हो गया। हॉट का क्या हो गया, THO। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आपने इसको पहचान पाया, क्या कि अर्ली लिखा था और अर्ली का आपने क्या कर दिया, अर्ली का आपने लेट कर दिया और अर्ली का आपने लेट कर दिया तो कोल्ड का क्या बना दिया, हॉट बना दिया और अपना आंसर क्या हो गया, THO हो गया। क्लियर हो गई बात। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आप इनको समझते चलें कि इलॉजिकल पैटर्न कैसे बन रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। आगे देखते हैं भाई। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में सिस्टर को JIJBEI लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्रदर को क्या लिखा जाएगा। बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल आपके माफिक है। अगर आप इस सवाल को बना पाते हैं तो मान के चल सकते हैं कि आपकी तैयारी ठीक ठाक चल रही है। तो ज़रा इसको वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से बनाने की कोशिश करें और अगर आप बना पाते हैं तो ठीक है, नहीं बना पाते तो फिर इसका सॉल्यूशन देखें। क्या कह रहा सवाल, सिस्टर SISTER, सिस्टर को क्या लिखा जाता है भाई, JIJBEI। अब आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ क्या इन्होंने पैटर्न बना दिया। देखो भाई, चल तो यहाँ भी इलॉजिकल ही रहा है, चल तो यहाँ भी इलॉजिकल ही रहा है, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जो ऊपर सिस्टर में अल्फ़ाबेट यूज हुए हैं वो अल्फ़ाबेट यहाँ पे अब नहीं रहे, अब अल्फ़ाबेट बदल गए हैं। अगर अल्फ़ाबेट बदल गए हैं इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस हुआ है, तो फिर आपको कोडिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोडिंग करो ज़रा इसकी। तो आप कहोगे सर S की 19, I की 9, S की 19 19, T की 20, E की 5 और R की 18। यहाँ कोडिंग करोगे तो J की 10, I की 9, J की 10, B की 2, E की 5 और I की 9। अब आप समझो ज़रा कि किस तरीके से सिस्टर को इन्होंने JIJBEI लिखा हुआ है। अब आप पैटर्न खोजने की खुद से कोशिश करो। देखो भाई, अच्छा, इसमें अगर आप पैटर्न चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे, आपका दिमाग कैसे चलेगा हम आपको बताते हैं। कुछ लोगों का दिमाग चलेगा कि सर ये R और I ये एक दूसरे के अपोजिट लिखे हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट लिखे। हम कहेंगे भाई ये अपोजिट लिखे हैं या नहीं लिखे हमें नहीं पता है, लेकिन हमें एक बात पता है कि यहाँ पे जो E है वो इन्होंने सेम रख दिया है और जो इन्होंने यहाँ पे I है ये भी कैसा रख दिया है, ये सेम रख दिया है। ऐसा क्यों किया है इन्होंने, ऐसा क्यों किया है। अच्छा, ऐसा क्यों किया है ये भी नहीं पता है, लेकिन एक बात फिर पता चली क्या कि S को अगर 90, S का 90 होता है तो S का J यहाँ पे भी बना है और S का J यहाँ पे भी बना है। इसका मतलब क्या है, S की कोडिंग है 19, S की कोडिंग कितनी है 19 और 19 को इन्होंने 10 लिखा है। S की कोडिंग 19 को 10 लिखा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि 19 में 9 कम करके 10 लिखा है, 19 में 9 कम करके 10 लिखा है, तो 20 में 9 कम अगर होते तो 11 आते, लेकिन यहाँ पे कितना है 2। 20 से 2 बनाना भाई मामूली बात नहीं है, कुछ ना कुछ तो खुराफात वाला दिमाग लगाया गया यहाँ पे, तभी इसको इलॉजिकल कहते हैं। तो हम आपको बताते कि यहाँ पर लॉजिक क्या है, यहाँ पे लॉजिक समझना आप, ठीक है, ध्यान से सुनना ज़रा इस बात को। ये 10 लिखा है ना, 10 ही तो नहीं बना पा रहे ना आप, तो बिल्कुल बना लोगे। देखो ज़रा ध्यान से, अगर आप 9 और 1 को प्लस कर देते हैं तो क्या ख्याल है, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो भाई। फिर से सुनो, अगर आप ये S की कोडिंग 19 में 9 और +1 करते हो तो क्या लगता है 10 नहीं बनेगा। अरे सर बिल्कुल बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा भाई,
बिल्कुल बन जाएगा। देखो ज़रा, यहाँ पे भी 9 और 1 को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या बन जाएगा सर? 10 यानी कि 10 बन जाएगा। अब आप समझ रहे हैं सर कि इसका मतलब यहाँ ये R का अपोजिट नहीं लिखा है, ये R में यानी कि 18 में एक जोड़ के 9 बनाया गया है। तो वही तो भाई हम बात कह रहे हैं बार बार कि अपोजिट नहीं है यहाँ पे उन्होंने कुछ अलग दिमाग लगाया है, वो दिमाग आपको समझना था। 20 में अगर आप 2 और 0 को जोड़ोगे तो तभी तो 2 आएगा भाई, और तभी तो यहाँ 2 लिखा था। नहीं, 20 से 2 बनाना क्या मामूली बात है? नहीं बना सकते इतनी आसानी से, तो उन्होंने अलग दिमाग लगाया था खुराफात वाला। उसे ही तो कहते इलॉजिकल, जहाँ आपकी सोच ही ना पहुँचे, है ना, वो हो जाता है इलॉजिकल। तो इस तरीके से आपने पैटर्न क्या समझा? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं सर ये आई और ई आपने छोड़ दिए। भाई छोड़े नहीं है, इसमें एक ही डिजिट थे तो इस वजह से इनको सीधे सीधे रखा उसने। चेक करते भाई ब्रदर को, तो लिखो ज़रा BROTHER। ब्रदर की भाई कोडिंग कर लेते एक बार। कोडिंग करोगे आप कहोगे सर 2, 18, 15, 20, 8, 5, 18। अब आप कहोगे सर 2 का तो 2 आ जाएगा सीधे, क्योंकि 2 का तो 2 ही रखना है ना इसमें सीधे सीधे, जैसे एक एक डिजिट वाला रखा था। देखो ज़रा, आई का यानी 9 का 9 रख दिया था, 5 का 5 रख दिया था, यानी एक सिंगल डिजिट वाले को डायरेक्ट रखो तो यहाँ पे 2 का तो 2 आएगा। 2 का मतलब बी, बिल्कुल आएगा सर बी वाले ऑप्शन है। ये सर कट गया, ये भी कट गया, इन दोनों में चेक करना है। 8 और 1 को जोड़ोगे सर कितना आएगा? यहाँ पर सर आएगा 9, 9 का मतलब आई, बी का आई आएगा। 5 और 1 को जोड़ोगे, 5 और 1 को जोड़ने पर कितना आएगा सर? 6 आएगा, 6 का मतलब एफ, BIF। इसमें देखो भाई इतने सही आंसर दे देता कि BIE इसमें है, ये गलत हो गया। कौन सा वाला सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल करेक्ट हो चुका है। क्या समझ पा रहे हो बातों को? क्या बातों को समझ पा रहे हो? अगर आप बातों को समझ पा रहे हो तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे जो कंटेंट आपको मिल पा रहा है वो और भी SSC GD के एस्पिरेंट्स को मिल पाए, है ना, और उनकी भी तैयारी कहीं ना कहीं अच्छी हो पाए। तो आप वीडियो को शेयर करेंगे और हमारे वीडियो को लाइक भी करेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं ज़रा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 41 आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है कि निम्न श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अरे भाई, अब तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये तो सीरीज का क्वेश्चन आ गया, ये कोडिंग डिकोडिंग का कहाँ है? ये तो सीरीज का क्वेश्चन है। नहीं भाई, ये सीरीज का नहीं है, ये किसका है? ये कोडिंग डिकोडिंग का ही है, और ये सीरीज में भी आ जाता है। तो यहाँ हम इसको कोडिंग डिकोडिंग में भी करेंगे, और अगर सीरीज में आएगा तो सीरीज में भी इसको निपटाया जाएगा, है ना। तो पहले इसको कोडिंग डिकोडिंग में निपटाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर इसको करेंगे कैसे? तो देखो भाई, ये बात तो भूलना ही नहीं बिल्कुल, क्या कि चल कौन सा पैटर्न रहा है? इलॉजिकल पैटर्न। तो दिमाग तो आपको खुराफात वाला ही लगाना पड़ेगा। ये बात समझ रहे हो? दिमाग आपको बिल्कुल खुराफात वाला ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि लॉजिकल नहीं है ये इलॉजिकल है। तो ये तो कोई सोचे ही ना कि यहाँ 2 जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा, कम होगा, गुणा होगा, भाग होगा, नहीं होगा। आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप वीडियो को पॉज करें, 2 घंटे लगे रहें, आप जोड़ घटा के नहीं कर पाओगे इसको। समझ में आ रही बात? क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि है ही नहीं उसका ये फिर किसका है? ये इलॉजिकल का है, और इलॉजिकल में आपके प्लस माइनस कैलकुलेशन नहीं चलती है, वहाँ फिर तो कोई ना कोई ऐसा खुरापात वाला लॉजिक चलता है। तो क्या लॉजिक है यहाँ पे? देखना ज़रा ध्यान से, आपको बताते हैं। ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा भाई? S, फिर क्या लिखा है? M, फिर क्या लिखा है? T, फिर क्या लिखा है? W, फिर क्या है? क्वेश्चन मार्क, फिर क्या है? F, फिर क्या है? S। क्या आप जानते हैं? नहीं जानते आप सर? क्या जानते हैं? नहीं जानते। क्या नहीं जानते? S का मतलब क्या होता है? आप कह रहे सर जानते हैं, S का मतलब संडे होता है। अच्छा भाई ठीक है। M का मतलब क्या होता है? M का मतलब सर मंडे होता है। क्या आप जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। T का मतलब सर ट्यूसडे। W का मतलब
वेडनेसडे, बिल्कुल भाई। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह अब आप समझ पा रहे होंगे कि कहीं ना कहीं ये हमारे सप्ताह के जो दिन थे वो लिखे हुए हैं, और पूरे दिन नहीं लिखे हुए हैं, उन दिनों के जो पहले पहले अल्फ़ाबेट हैं उनको यहाँ पे लिया गया है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और आपका आगे जो आएगा वो क्या आएगा, थर्सडे। और थर्सडे का क्या लोगे भाई, थर्सडे का टी। और इस तरीके से अपना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका सवाल एसएससी जीडी 2023 में आपका पूछा हुआ है ना। ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर सवाल है। इलॉजिकल पैटर्न पे सवाल पिछली बार आपके एग्ज़ाम में आए हैं, तो इनको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। तो इसीलिए हमने इसमें जितने संभावित क्वेश्चन थे वो हमने सब लिए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, कुछ संभावित हैं जो आपके आ सकते हैं। जिस तरीके से आते हैं वो हमने सभी यहाँ पर कराने की कोशिश करी है। तो समझ में आ गई बात कि यहाँ पे संडे, मंडे, ट्यूसडे था। पिछली बार आपके जो पेपर आया था वो 1 जनवरी फरवरी से भी आ गया था, है ना। तो उस बात को आप समझते रहना। और नंबर सीरीज में भी इस तरीके का सवाल आ जाता है जिसमें आपके 30-31 वाला पैटर्न दे देता है, और उसमें लड़के क्या है प्लस माइनस लगाते रहते हैं, लेकिन उसमें होता कुछ नहीं है क्योंकि वो भी इलॉजिकल पे होता है। ठीक है भाई, वहाँ भी इलॉजिकल बनता है, हम बताएंगे अभी आगे जब आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप देख सकते हैं IVX क्वेश्चन मार्क CDM, IVX क्वेश्चन मार्क CDM, बहुत शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन को खुद से लगाने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, आपको ये क्वेश्चन लगाना है और कमेंट में हमें इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, देखते हैं कौन लोग इस क्वेश्चन को कर पाते हैं। ये आपके लिए है, आप हमें इसका जवाब कमेंट में देंगे और फिर हम अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो स्क्रीनशॉट लेना आप इस क्वेश्चन का और खुद से करने की कोशिश करना, और फिर हमें कमेंट में बताना कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बहुत शानदार सवाल है ये आपका इलॉजिकल पैटर्न पर। ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी हम नहीं कराएंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप देख सकते हैं अगला टाइप कौन सा है, अगला अपना टाइप नंबर 8। टाइप नंबर 8 कौन सा है भाई, मिश्रित कोडिंग पैटर्न। बिल्कुल ये अपना टाइप नंबर 8 जो है वो बिल्कुल आखिरी टाइप रहने वाला है। कौन सा, मिश्रित कोडिंग पैटर्न। यानी कि पहले हमने क्या देखा, पहले हमने अक्षर कोडिंग पैटर्न पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा सर, फिर हमने नंबर कोडिंग पैटर्न पढ़ा, और उसके बाद हम लोग लास्ट में अब पढ़ रहे हैं किसको, मिश्रित कोडिंग पैटर्न, है ना। जिसमें हम अक्षरों को नंबर्स में भी रिप्रेजेंट करेंगे और अक्षरों को क्या है अक्षर्स में भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिक्स में चलेंगी, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिश्रित कोडिंग पैटर्न। और यही आपके इस कोडिंग डिकोडिंग का आखिरी टाइप रहने वाला है। ये लेक्चर भी आपका आखिरी होगा, और जितने भी ये आपके 5 लेक्चर हुए हैं कंप्लीट, अगर आप इन 5 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, इनकी प्लेलिस्ट जो है वो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप इन 5 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो एसएससी जीडी में कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ। क्योंकि इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर को देखते हुए सारे टाइप जो हैं जितने भी संभावित बन सकते थे हमने सभी इसमें कंप्लीट कराए हैं। एक भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छूट सकता आपका। ठीक है भाई, तो इनको कंप्लीट कर लीजिए। ये हम आपसे एक बार फिर से कह रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि आप अगर इनको कंप्लीट कर लेंगे तो आपका कुछ भी नहीं छूटेगा। इस बात की हम फिर से कह रहे हैं, गारंटी लेते हैं। ठीक है भाई, कुछ नहीं छूटेगा 100%। इन लेक्चर्स को आप कंप्लीट करने के बाद फिर आप प्रीवियस ईयर सवालों को लगाएंगे तो आपको पता चलेगा आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पर होगा। ठीक है भाई, चलिए आप देख लेते हैं जरा कि मिश्रित कोडिंग पैटर्न क्या है। मिश्रित कोडिंग पैटर्न के सवाल 2023 में भी आपके पूछे गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मिश्रित कोडिंग का सवाल नंबर पहला आप देख सकते हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में एक निश्चित, ये जितने भी सवाल हैं यहाँ सब प्रीवियस ईयर हैं। आज यहाँ पर वो आपकी डेट नहीं डल के आ पाई है, ठीक है, हाँ, लेकिन ये सब के सब क्या हैं, सब के सब प्रीवियस ईयर सवाल हैं। आज डेट नहीं डली, हम आगे से डेट डलवा देंगे उनमें, जिससे आपको भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि हाँ ये सर सवाल प्रीवियस ईयर, लेकिन ये सब प्रीवियस ईयर, आप भरोसा करें और आगे से हम डलवा भी देंगे। ठीक है भाई, हाँ, तो देख लीजिए जरा, एक निश्चित कूट भाषा में कार्ट लाइट को क्या लिखा जाता है, स्टॉ हैंडल लिखा के रूप में कूटबद्ध किया जाता है।
प्लग लाइट को क्या लिखा जाता है, टॉस हैंडल के रूप में लिखा जाता है। कार्ड प्लग को टॉस स्ट्रॉ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो कार्ड को किस रूप में लिखा जाएगा, कार्ड लाइट को क्या लिखा जाता है, स्ट्रॉ हैंडल, प्लग लाइट को टॉस हैंडल, टॉस स्ट्रॉ किसको लिखा जाता है, कार्ड प्लग को। आपसे पूछा गया तो सर कार्ड को क्या लिखा जाएगा। अब हम इस सवाल को बहुत शानदार तरीके से करेंगे, आपको पूरी बात को बिल्कुल बेसिक से बताएंगे और 100% बात सिखा देंगे। इसके लिए हम नई स्लाइड लेते हैं और उसमें आपको बताते हैं कि क्या। तो यहाँ से हम चीज़ें कुछ उठाएंगे कि कार्ड लाइट, तो हम उठा लेते भाई यहाँ से और लिखते हैं कि इन्होंने जो दिया है वो क्या दिया है। तो सबसे पहले लेते हैं कार्ड लाइट, ठीक है भाई, कार्ड लाइट, कार्ड लाइट LIGHT, कार्ड लाइट को इन्होंने क्या लिखा है भाई, कार्ड लाइट को इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा स्ट्रॉ हैंडल, स्ट्रॉ हैंडल लिखा है, ठीक है भाई, STAW, आप देखते चलना भाई, ठीक है, STAWHANDLE, स्ट्रॉ हैंडल लिखा जाता है, ठीक है, कार्ड लाइट को। आगे क्या कहा गया है, आगे पढ़ लेते हैं एक बार फिर से कि प्लग लाइट को, प्लग लाइट को टॉस हैंडल कहा गया है। प्लग लाइट को यहाँ लिख लेते हैं PLUG, प्लग लाइट, प्लग लाइट को, प्लग लाइट को कहा गया है क्या, TOES, टॉस हैंडल। प्लग लाइट को क्या कहा गया है, प्लग लाइट को टॉस हैंडल कहा गया है, ठीक है भाई। आगे देखते हैं क्या, हाँ, प्लग लाइट को टॉस हैंडल, कार्ड प्लग, कार्ड प्लग को टॉस स्ट्रॉ कहा गया है। कार्ड प्लग को क्या कहा गया भाई, कार्ड प्लग को कार्ड प्लग लिख लेते हैं, कार्ड प्लग, कार्ड प्लग को टॉस STRAW, टॉस स्ट्रॉ कहा गया है। ये आपका सवाल हो गया। सवाल को समझना आप ध्यान से। हम ये सवाल क्यों अलग से लिख रहे हैं, इस वजह से कि आपको चीज़ें 100% समझा पाएँ। तो आप लोग बिल्कुल अपना ध्यान यहाँ बना के रखें, किस तरीके से सवाल को करेंगे अभी आप सीख जाएंगे, ठीक है। कार्ड प्लग को टॉस स्ट्रॉ के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। अब आपसे क्या पूछा गया है, अब आपसे फाइनली ये पूछा गया है कि भाई कार्ड को क्या लिखा जाएगा। इस बात को ध्यान से समझना कि आपको इतना बड़ा सवाल देके वो आपसे छोटी सी बात पूछ रहा है कि क्या कार्ड को क्या लिखा जाएगा, है ना, क्या पूछ रहा है, कार्ड को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए भाई देखते हैं जरा कार्ड को क्या लिखा जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अच्छा, सवाल में आपसे पूछ रहा है कार्ड को क्या लिखा जाता है। हम आपको सिखाएंगे कि आपसे यहाँ पे कार्ड के अलावा और कुछ भी अगर पूछता, कार्ड पूछता, कुछ भी पूछता, तो आप कैसे निकालते, ठीक है। तो यहाँ हम क्वेश्चन बना लेते कि मान लो वो पूछ रहा कार्ड को क्या लिखा जाता, हम ये कह रहे हैं कि मान लो वो पूछता आपसे प्लग को क्या लिखा जाता, तो आप प्लग को भी निकाल पाते। मान लो वो आपसे पूछता कि लाइट को क्या लिखा जाएगा, लाइट को क्या लिखा जाएगा, तो आप वो भी निकाल पाते। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं कि वो किसी एक का ही पूछे, कभी कभी वो 2 क्वेश्चन बना सकता है, या किसी का भी पूछे तो आप कैसे निकालोगे, इस बात को हम आपको समझाते हैं। तो देखिए भाई किस तरीके से करोगे। तो सबसे पहले इस तरीके के सवालों को करने का तरीका समझो। ये जो टाइप है अपना, ये मिश्रित कोडिंग है, और मिश्रित कोडिंग में क्या होता है कि आपको सेंटेंस दिए जाते हैं, उन सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट करा जाता है, कभी सेंटेंस को नंबर्स के रूप में कन्वर्ट करा जाता है। तो हमें इनमें कुछ नहीं करना है, हमें एक समय में किसी भी 2 इक्वेशन कह लो आप, या फिर कह लो कि किसी एक समय में हमें 2 स्टेटमेंट लेने हैं। यहाँ पे फ़िलहाल कितने दिए गए आप समझ सकते हैं कि सर जैसे 1, 2 और कितने दिए गए, 3 दिए गए। तो हमें एक समय में कोई भी 2 ले लेने हैं। तो आप कोई भी 2 का मतलब सबसे पहले पहले और दूसरे को ले लो। तो पहले और दूसरे को अगर लोगे तो आप कहोगे सर पहले में क्या लिखा है, कार्ड लाइट, और इसको इन्होंने लिखा है स्ट्रॉ और हैंडल। कार्ड लाइट को क्या लिखा है, स्ट्रॉ हैंडल। और दूसरे में क्या लिखा है, प्लग लाइट, और प्लग लाइट को क्या लिखा है, टॉस हैंडल लिखा है। ठीक है भाई। अब एक बात यहाँ पे समझना कि कार्ड लाइट को लिखा है स्ट्रॉ हैंडल, ठीक है, प्लग लाइट को लिखा है टॉस हैंडल। आप क्या इन दोनों सेंटेंस में कुछ कॉमन पार्ट पकड़ पा रहे हो भाई?
क्या कुछ कॉमन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल सर दिखाई दे रहा है। वो कॉमन पार्ट क्या है? वो कॉमन पार्ट है सर यहाँ पे लाइट। क्या कॉमन पार्ट है? लाइट। अगर इस साइड इन दोनों का कॉमन पार्ट जो है वो लाइट है, क्या कॉमन पार्ट है? लाइट। तो उधर भी कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट होना चाहिए। बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल होना चाहिए। और उधर कॉमन पार्ट क्या है? उधर कॉमन पार्ट है हैंडल। क्या कॉमन पार्ट है? हैंडल। तो दो सेंटेंस को आपने लिया और दो सेंटेंस को जब आपने कंपेयर कराया तो इधर कॉमन पार्ट मिला लाइट और उधर कॉमन पार्ट मिला क्या? हैंडल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सा है कि जो लाइट का कोड इन्होंने बनाया है वो क्या बनाया है सर? वो हैंडल बनाया है। क्या बनाया है? हैंडल। तो आपने देखा था यहाँ आपने 3 सवाल लिखे थे। 3 सवाल में आपको एक सवाल का जवाब क्या नज़र आने लगा? एक सवाल का जवाब नज़र आने लगा कि लाइट को क्या लिखा जाएगा सर? लाइट को लिखा जाएगा हैंडल। क्या लिखा जाएगा? हैंडल। HANDLE। लाइट को क्या लिखा जाएगा? लाइट को सर हैंडल लिखा जाएगा। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो लाइट का आ गया, क्या और भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो। बस ध्यान रखना कि आपको दो का तुलना करानी है, दो को कंपेयर कराना है। तो पहले और दूसरे को कराया था तो हैंडल का काम हो गया। अब जिसका काम हो गया तो आप उसको काट भी सकते हो कि लाइट काट दिया, लाइट काट दिया, क्योंकि इसका काम हो चुका। हैंडल यहाँ भी काट दिया, हैंडल यहाँ भी काट दिया, इसका काम हो चुका है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आगे देखेंगे। अब इधर बचा क्या सर? इधर बचा कार्ट। इधर क्या बचा? कार्ट। इधर क्या बचा सर? इधर बचा स्ट्रॉ। अगर इधर कार्ट बचा, इधर स्ट्रॉ बचा, तो क्या लगता सर आपको? कार्ट का स्ट्रॉ नहीं कह दोगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल कह देंगे। क्यों नहीं कह देंगे? जो बचा है वो एक दूसरे के ही तो होंगे। तो बिल्कुल, तो कार्ट का क्या हो जाएगा? कार्ट का स्ट्रॉ हो जाएगा। आपसे किसका पूछा गया था? आपसे कार्ट का पूछा गया था क्या भाई? आपसे कार्ट का पूछा गया था तो आप कह देंगे सर कार्ट का क्या हो जाएगा? कार्ट का हो जाएगा ST और R था तो RAW। ठीक है, यहाँ पर अगर R हो तो ठीक है लगा लेना, ये दोनों बातें सेम ही हैं। ठीक है भाई। हाँ, अब अच्छा एक और सवाल हमने लिया था कि प्लग को क्या कहा जाएगा। तो अब आप कहेंगे सर इधर लाइट से हैंडल कट गया था तो इधर प्लग बचा है। ये क्या बचा है सर? इधर बचा अपना प्लग। और अगर इधर प्लग बचा है तो इधर क्या बचा है? इधर बचा अपना टॉस। तो प्लग का क्या हो जाएगा सर? प्लग का हो जाएगा टॉस, यानी कि TOES। प्लग का क्या हो जाएगा? प्लग का सर टॉस हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपसे एग्जामिनर ने एक सवाल पूछा था और आपने 3 सवाल के जवाब यहाँ पे निकालना सीख लिया है। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे और भी ज़्यादा होते तो उनको भी आप सीख सकते थे। ठीक है भाई। अब अपने देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा था? कार्ड का पूछा था और कार्ड का आपने बिल्कुल निकाल लिया कि सर कार्ड का क्या होगा? कार्ड का स्ट्रॉ हो जाएगा। और ये बिल्कुल अपना कैसा आंसर हो जाएगा? ये बिल्कुल अपना सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। अगर कम समझ में आई है तो बातों को भी हम और आगे समझाएंगे। 1-2 सवालों को और करोगे, आप 100% इनको समझ जाओगे और आगे कभी भी इस तरीके के सवालों में गलती नहीं करोगे। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है अपना? हाँ, सवाल नंबर 44। सवाल नंबर 44 क्या कह रहा है? देखिए ज़रा इसको। 44 को बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है जैसा अभी हम लोगों ने करा। बिल्कुल उसी तरीके का सवाल है। लिखा है एक निश्चित कूट भाषा में लाइफ हैप्पली को लिखा गया है 447 के रूप में और एवरीवन इज हियर को लिखा गया है 800। एवरीवन इज हियर को क्या लिखा गया है? लिखा गया है 824 के रूप में। और आपको बताया गया है कि बी ग्रेटफुल को लिखा गया है 28 यानी 28 के रूप में। आपसे पूछा गया है तो बताइए भाई काउंट योर ब्लेसिंग्स को क्या लिखा जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल है। इसको हम यहीं आपको बताएंगे, यहीं हम आपको बताते हैं कि इसको आपको किस तरीके से करना था। ठीक है भाई। तो इसको यहीं समझो एक बार। थोड़ा सा इसको जूम और कर लेते हैं, यहीं जगह निकाल के आपको यहीं बता देते हैं इसको, तो आप अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, चलिए देखते हैं ज़रा। लाइफ हैप्पली लिख लेते हैं भाई। लाइफ हैप्पली
थोड़ा सा मार्कर डार्क कर लेते हैं। लाइव लाइव लाइफ लाइव लाइफ हैप्पली, लाइव लाइफ हैप्पली को HAPPILY, इसको क्या लिखा गया भाई? इसको लिखा गया है 447। क्या लिखा गया है? 447। ठीक है। हाँ, आगे क्या दिया गया है? आगे दिया गया है एवरीवन इज हियर। एवरीवन EVERY, एवरीवन इज हियर। एवरीवन इज हियर को क्या लिखा गया है? लिखा गया है 824। बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल, बी ग्रेटफुल। बी ग्रेटफुल को क्या लिखा गया भाई? लिखा गया है 28 यानी कि 28। फिर आपसे पूछ रहा है काउंट योर ब्लेसिंग्स, COUNT, काउंट योर ब्लेसिंग्स, BLE, एक सेकेंड भाई, BLESSINGS, ये आपसे पूछा है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स को क्या लिखा जाएगा। तो बिल्कुल इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें वही चीज़ आपसे पूछी गई है जो चीज़ अभी आप निकाल के पीछे आए हुए हैं, है ना। इसमें कोई भी नई बात नहीं है। हमने आपको बताया था कि कभी वो सेंटेंस को किसी दूसरे अल्फ़ाबेट के रूप में कोड कर देता है, कभी वो सेंटेंस को नंबर्स के रूप में कोड कर देता है। तो बस इसमें यही है कि इसमें सेंटेंस को उसने नंबर्स के रूप में कोड करा है और कोई नई बात नहीं है। तो किस तरीके से कोड करा है, तो हमें भी यहाँ बस वही समझना है जो बात अभी हमने आपको बताई कि एक समय में आप 2 सेंटेंस ले लो और उन दोनों सेंटेंस में कॉमन पार्ट पकड़ने की कोशिश करो भाई। तो कैसे लोगे 2 सेंटेंस को, आइए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करो, आप इसमें पार्ट बना लो। आप कहोगे सर 3 इसमें आपके शब्द हैं, आपके 3 वर्ड हैं, लाइव, लाइफ और हैप्पली। और आप देख पा रहे होगे कि यहाँ भी 3 डिजिट हैं, 4, 4 और 7। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी थी, है ना। दूसरे में आपने कहा सर एवरीवन इज हियर, यहाँ भी 3 आपको वर्ड दिखाई दे रहे हैं और 824, और यहाँ पे भी आपको 3 आपको डिजिट दिखाई दे रहे हैं। अब आपको करना क्या है, इस बात को ध्यान से समझना एक बार कि हमने कहा इन दोनों सेंटेंस को आप कंपेयर कराओ। पहले इन दोनों सेंटेंस की तुलना कराओ, इन दोनों सेंटेंस को कंपेयर कराओ, पहले और दूसरे वाले को, और इन दोनों की तुलना कराने में कॉमन पार्ट देखो। आप कहोगे सर लाइव, लाइफ हैप्पली और एवरीवन इज हियर, क्या इन दोनों में आपको कुछ भी कॉमन नज़र आ रहा है? बताना भाई, क्या आपको इसमें इन दोनों में कुछ भी कॉमन नज़र आ रहा है? आप कहेंगे सर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो फिर आप क्या देखोगे? जब कॉमन नहीं है तो फिर आप क्या देखोगे? अब आप कहेंगे सर कॉमन नहीं है तो फिर क्या कर सकते भाई? कॉमन नहीं है तो और आगे वाले सेंटेंस को चेक कर लेते हैं। एक बार आप आगे वाले सेंटेंस को चेक करके देखो, आगे वाले सेंटेंस को चेक करना ज़रा, इन दोनों को चेक करो। क्या एवरीवन इज हियर, बी ग्रेटफुल, इन दोनों सेंटेंस में कुछ कॉमन है? पहले और दूसरे को आपने देखा था, कुछ कॉमन नहीं था। पहले और दूसरे को आपने देखा, कुछ कॉमन नहीं है। क्या दूसरे और तीसरे में कुछ कॉमन है? ये तो आप अलग ही रखो क्योंकि इसका मान तो पूछा ही गया आपसे, यहाँ तो पूछा ही गया है। तो 3 सेंटेंस में क्या कुछ आपको कॉमन मिला? अब आप कहेंगे सर यहाँ पे दिक्कत हो गई, यहाँ पे तो वो बात ही नहीं बन रही है जो बात आपने बताई थी अभी, और वो बात ही यहाँ नहीं बन रही है। तो फिर क्या करें सर? तो फिर क्या करना पड़ेगा? अगर उस तरीके का ये सवाल नहीं है तो फिर किस तरीके का है? तो भाई इसमें एक टाइप ये और भी है, इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कि अगर कभी भी इस तरीके का सवाल आ जाए और या तो उसमें कॉमन बन जाएगा, क्या बन जाएगा? कॉमन। और यदि कॉमन ना बने तो आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पे आपके वर्ड यूज हुए हैं उन वर्ड की
काउंटिंग से रिलेटेड जो है ये सवाल बना हुआ है। और ये बात आप विशेष ध्यान रखना कि अगर कभी भी बराबर में जब नंबर दिए जाएं, बराबर में क्या दिए जाएं, नंबर दिए जाएं, तो ये ज़्यादा चांस होते हैं कि वो नंबर और कोई नहीं होंगे, वो नंबर जो यहाँ पर शब्द यूज हुए हैं उन शब्द में आने वाले अल्फ़ाबेट की काउंटिंग ही लिखी होती है। क्या लिखी होती है? काउंटिंग। तो सर कैसे चेक करेंगे, कैसे पता चलेगा? तो आप देखना ज़रा, लाइव में कितने अल्फ़ाबेट हैं भाई? आप कहेंगे सर 4 अल्फ़ाबेट हैं। कितने हैं? 4। लाइफ में कितने अल्फ़ाबेट हैं? आप कहेंगे सर यहाँ भी 4 हैं। हैप्पीली में कितने हैं भाई? हैप्पीली में कितने अल्फ़ाबेट हैं? आप कहेंगे सर 7 हैं। तो क्या इन तीनों नंबर्स को अगर एक साथ लिखोगे तो 447 नहीं बन जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल बन जाएगा। तो बस भाई वही तो लिखा है, इन्हें जो भी वर्ड थे उनकी इन्होंने क्या है, काउंटिंग ही तो लिख दी है। बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे अब। एवरीवन में काउंट करो भाई, कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने होते हैं? 8। क्या सर 8 लिखा है? बिल्कुल लिखा है। इज में कितने होते हैं भाई? 2। यहाँ पे 2 लिखा है? बिल्कुल लिखा है। हियर में कितने होते हैं? सर 4 होते हैं। क्या 4 लिखा है? बिल्कुल लिखा है। इसी तरीके से 824 लिख दिया है। आप देख पा रहे हैं बी में कितने अल्फ़ाबेट हैं? 2, तो 2 लिखा है। ग्रेटफुल में कितने हैं? 8, तो यहाँ क्या लिखा है? 8 लिखा है भाई। क्या लिखा है? 8 लिखा है। अब आप कह रहे सर बिल्कुल आसान है चीज़ें ये तो हमारे लिए, और हम बिल्कुल इसका आंसर चुटकियों में दे सकते हैं। अब तो बिल्कुल भाई आपको देना भी चुटकियों में ही है ना? तो देखो ज़रा काउंट करो, काउंट में कितने हैं? काउंट में ही काउंट करने पड़ गए आपको, ठीक है भाई। 3 और 2 5, काउंट में 5 हैं। और आप देख सकते हैं कि 5 वाला अगर आप आंसर टिक कर रहे होते, आप एग्ज़ाम में होते, तो आप इतने से ही बता सकते थे कि काउंट में 5 अल्फ़ाबेट हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि और कोई एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें 5 ऑप्शन में हो स्टार्टिंग में। लेकिन अभी हम चेक कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हम और भी देख लेंगे कि योर में कितने हैं। सर 4 हैं, 5 के बाद 4 आएगा। और ब्लेसिंग्स में कितने हैं? 9। तो आपका आंसर बन जाएगा 549, जो कि हम पहले ही लगा चुके हैं। सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? तो मिश्रित कोडिंग में आपने 2 प्रकार समझे। एक प्रकार तो वो जिसमें सेंटेंस कॉमन मिल जाए, तो कॉमन से पता चल जाएगा कि कॉमन अगर इधर कुछ कॉमन है तो उधर भी कुछ कॉमन होगा, और कॉमन वाले अपोजिट हो जाते हैं। फिर जो बचे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। जब कॉमन ना मिले तो आपको क्या करना है कि नंबर्स के रूप में कोड हो, तो आप देख लेना कि कहीं सर ऐसा तो नहीं है कि जो यहाँ पे वर्ड लिखे हैं उन वर्ड की कोडिंग जो है या फिर उन वर्ड की जो काउंटिंग है उनको ही बराबर में लिख दिया गया हो। ठीक है भाई, तो आगे अभी और भी सवाल आएंगे इस तरीके के, हम आपको बताते हैं। ठीक है भाई, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल नेक्स्ट आपका, अच्छा भाई ठीक, हाँ ठीक है। तो फिर आज हम लोग इतना ही रखेंगे, और मिश्रित कोडिंग के ही अपने पास इतने सवाल थे, यानी कि 44 अपने ये सवाल कंप्लीट हो गए। कुछ सवाल आपके इसमें ऐसे हैं जो अभी नहीं हो पाए हैं, यानी कि कुछ सवाल हम आपको PDF में प्रोवाइड करा देंगे, और उन सवालों को आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना इन्हीं कॉन्सेप्ट पे, यानी कि मिश्रित कोडिंग पे 2-4 सवाल आपके रह गए थे, और वो 2-4 सवाल जो हैं आपके नहीं हो पा रहे, तो वो हम PDF डलवा देंगे। PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो उस PDF में वो आपके सवाल होंगे, तो उन सवालों को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है भाई, और अगर आप उनको सॉल्व नहीं कर पाते हो तो हम एक लेक्चर और बना के उनको करा देंगे किसी दिन। ठीक है, और हमारी तरफ से ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में हमें अब कुछ नहीं कराना है। ठीक है, लेकिन आप जितने लेक्चर हमने करा दिए हैं इनको एक बार अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो सभी को कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि ये चैप्टर आपका SSC GD के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कंप्लीट हो जाए। फिर आपको इस चैप्टर को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप क्या है कि क्वेश्चंस
चैप्टर्स की प्रैक्टिस करते रहें और अपने अगले चैप्टर पर फोकस करें। जितने भी हमने यहाँ टाइप करा दिए हैं, इन टाइप से बाहर आपका सवाल नहीं बनेगा, इस बात की हम गारंटी ले सकते हैं आपसे। ठीक है भाई, तो आज हम लोग फिर इतनी रखेंगे। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे एक नए चैप्टर्स के साथ और एक ऐसा चैप्टर लाएंगे जो आपके पेपर में जिसका वेटेज जो है अच्छा खासा होगा। उसी हिसाब से हम एक नए चैप्टर के साथ फिर से आपसे मिलेंगे और आज फिर इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।